मेरा नाम मीरा है। मीरा और रवि का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। वे दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनके दिलों में एक अलग ही एहसास जगने लगा। मीरा हमेशा से समझदार और संवेदनशील रही थी, जबकि रवि एक मेहनती और सपनों से भरा लड़का था। वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी। एक दिन मीरा और रवि एक साथ बगीचे में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू, ताजगी और खरगोशों की क्यूट हरकतों ने दोनों का दिल खुश कर दिया। तभी रवि ने मीरा को अपनी भावनाओं के बारे में बताने का निश्चय किया। उसने मीरा की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि आज उसका दिल की बात कहने का सही समय है। मीरा, रवि ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया है, लेकिन मैं कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात को समझोगी या नहीं। मीरा ने बस उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसका दिल भी धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि बस यही पल है जब वह अपनी भावनाओं को साझा कर सकती है। रवि ने फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी दौलत कितनी भी कम क्यों न हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। तुमसे दूर रहकर मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। मीरा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और थोड़ी पल के लिए चुप रही। वह इसी उलझन में थी कि क्या उसकी भावनाएं भी रवि के लिए वैसी ही हैं या नहीं, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में रवि के प्रति एक खास आकर्षण था। उसने तय किया कि उसे भी अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए। रवि, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे सभी सपने और तुम जितनी कठिन मेहनत करते हो, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास है और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और समर्थन से भी बनता है। रवि ने उसके शब्दों को सुना और एक नई उम्मीद के साथ कहा, हम इस सफर को एक साथ शुरू कर सकते हैं। हम सब कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। प्यार में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद मीरा और रवि ने एक नई शुरुआत की। उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि प्यार की एक नई कहानी बन गया था। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन करना शुरू कर दिया। मीरा ने रवि को उसके सपनों के प्रति प्रोत्साहित किया, जबकि रवि ने मीरा की भावनाओं को समझने और उनकी कद्र करने लगा। समय के साथ ये दोनों एक दूसरे के लिए ताकत बन गए। वे एक दूसरे के सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए साथ साथ चले और मुश्किल दिनों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनका प्यार धन दौलत से कहीं ज्यादा खास था, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए अपने दिल की सच्चाई समझ चुके थे। रवि एक बड़ा आदमी बन चुका था। ऊंची पोस्ट, बड़ा बंगला, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन इसी दौड़ में वह अपने गांव और माँ से बहुत दूर हो गया था। माँ ने कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन रवि ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन रवि को उसके गांव से एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी उसकी माँ ने नहीं, गांव के किसी पड़ोसी ने भेजी थी। तेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसके पैर भी ठीक से नहीं चलते। वह तुझे बहुत याद करती है। हर दिन दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतजार करती है। जब कोई डाकिया आता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जब उसे तेरा कोई खत नहीं मिलता तो वह चुपचाप अपनी सूनी आंखों से आसमान को देखती रहती है। अब भी वक्त है बेटा, लौटा। चिट्ठी पढ़ते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आ गए, जब माँ उसे गोद में लेकर थपकियां देकर सुलाती थी, उसके लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह उसी समय घर के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि माँ आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें अब भी उसी राह को देख रही थी। रवि दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैं आ गया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। लेकिन अगले ही पल माँ की आंखें बंद हो गईं। वह हमेशा के लिए सो चुकी थी। रवि फूट फूट कर रोने लगा। वह समझ गया था कि प्यार और अपनापन दौलत से ज्यादा कीमती होता है, लेकिन यह एहसास उसे बहुत देर से हुआ था। रवि का जीवन दौलत और शानो शौकत से भरा हुआ था। उसके पास वह सब कुछ था जो एक आम इंसान सपने में देखता है। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और वह सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता था, परंतु इस बाहरी चमक दमक के पीछे रवि का दिल अंदर से खाली सा महसूस करता था। रवि का बचपन भी इसी दौलत और रईसी में गुजरा, लेकिन उसके माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास उसे समय देने का समय नहीं रहता था। उसकी हर जरूरत पूरी होती थी, लेकिन कहीं न कहीं रवि प्यार और अपनापन की कमी महसूस करता था। उसके लिए बचपन से ही यह बात साधारण हो गई थी कि हर चीज खरीदी जा सकती है। समय के साथ रवि ने अपने पारिवारिक धंधे को संभाल लिया और उसमें खो गया। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन दिल का सूनापन बढ़ता जा रहा था। उसे कभी प्रेम का सच्चा एहसास नहीं हुआ। उसे अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी महसूस होती थी, लेकिन वह सोचता था कि उसका पैसा इस कमी को भर सकता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात मीरा से हुई।
मीरा उसकी कंपनी में नई नई नौकरी करने आई थी। मीरा की सादगी और उसकी बातों में सच्चाई ने रवि को अपनी ओर आकर्षित किया। वह उसे समझ और अपनापन देने लगी, लेकिन रवि अपने पुराने सोच में अटका हुआ था। उसने सोचा कि दौलत से वह मीरा का दिल जीत लेगा। रवि ने मीरा के लिए महंगे उपहार खरीदे, उसकी पसंद के स्थानों पर गया, लेकिन मीरा के चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी उदासी थी। रवि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वह मीरा को खुश नहीं कर पा रहा है। एक दिन मीरा ने उससे कहा, रवि, मुझे महंगे उपहारों से ज्यादा तुम्हारे समय और प्यार की जरूरत है। मीरा की बात ने रवि को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी दौलत का सही अर्थ जानने की कोशिश की, पर फिर भी उसे समझ नहीं आया। एक दिन मीरा ने उसे अपनी अंगुली पर बंधी एक साधारण धागे की अंगूठी दिखाई और कहा, यह पापा ने मुझे दी थी, इसमें दौलत नहीं, पर उनके प्यार की कीमत है। ये बात सुनकर रवि का मन बदल गया। काफी सोच विचार के बाद रवि ने मीरा से अपने दिल की बात कही और उससे पूछा कि वह उसके साथ जीवन बिताना चाहती है या नहीं। मीरा ने कहा, मैं वो रवि चाहती हूँ जो दिल से अमीर हो। इस बात का एहसास होते ही रवि की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि जितना प्यार और अपनापन मीरा में था, वह दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। उस दिन रवि पहली बार फूट फूट कर रोया। उसको एहसास हुआ कि प्यार और अपनापन जिसकी तलाश वह इतने सालों से कर रहा था, मीरा में पहले से ही मौजूद था। ये कहानी रवि की है, एक साधारण युवक जो जीवन में प्यार और खुशियों की तलाश में है। वह एक ऐसे समाज में रहता है जहां दौलत और भौतिक सुखों को सबसे बड़ा माना जाता है। रवि की आंखों में हमेशा एक कमी थी, एक खालीपन जो उसे हर तरफ दौलत की चमक के बीच भी महसूस होता था। एक दिन रवि एक समारोह में गया जहां उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा एक साधारण लड़की थी, जिसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो जैसे हृदय की गहराइयों तक पहुंचती थी। वह अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता से सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। रवि ने महसूस किया कि मीरा में कुछ खास है। वह उसकी आत्मा को छू गई। रवि और मीरा के बीच बातचीत शुरू हुई। मीरा की बातें, उसकी सोच और उसके सपने रवि के दिल में एक गहरी छाप छोड़ने लगे। वह जानने लगा कि मीरा की आंखों में जो चमक है, वह दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल की पवित्रता और प्रेम से आती है। एक शाम मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें पानी से भरी हुई थी। मेरी बस छूट गई थी, इसलिए मैंने पैदल चलने का फैसला किया। रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी, जहां मैं अक्सर जाया करता था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो किताबों में खोई हुई थी। लंबे घुंघराले बाल, आंखों पर हल्का चश्मा और हाथ में एक पुरानी कविताओं की किताब। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से कहीं दूर किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। मैं उसे देखते देखते पास चला गया और संयोग से वही किताब उठा ली जो वह देखने वाली थी। हमारी उंगलियां एक दूसरे से टकराईं और वह हल्के से मुस्कुराए। आपको भी कविताएं पसंद हैं? उसने पूछा। हाँ, खासकर पुरानी शायरी और मीर की गज़लें, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक उठी। मुझे मीरा बाई की कविताएं बहुत पसंद हैं। हम दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थीं और किताबों की खुशबू माहौल को और जादुई बना रही थी। उसने बताया कि उसका नाम मीरा है और वह साहित्य की छात्रा है। मुझे ये संयोग दिलचस्प लगा कि मीरा नाम की लड़की को मीरा बाई की कविताएं पसंद हैं। उस शाम हमारी बातें कविताओं से शुरू हुई और जिंदगी के कई पहलुओं तक पहुंच गईं। जब बारिश थमी तो हम बाहर निकले। जाते जाते उसने एक पन्ने पर कुछ लिखा और मुझे थमा दिया। यह मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। मैंने कागज खोला, उस पर लिखा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मैं वहीं खड़ा रह गया, इस मुलाकात की यादों में खोया हुआ। शायद कुछ लोगों से मिलना यूं ही लिखा होता है, बिल्कुल किसी खूबसूरत कविता की तरह। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि और मीरा के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। रवि ने मीरा के बिना जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया। हालांकि समाज की अपेक्षाएं और दौलत का आकर्षण हमेशा उसके मन में कहीं न कहीं दबा रहा। रवि को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या चाहिए, दौलत या मीरा का प्यार। उसने अपने परिवार की इच्छाओं और समाज के दबाव के आगे झुकने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह सफल हो जाएगा और अधिक धन अर्जित करेगा, तो मीरा भी उसके साथ होगी। लेकिन जैसे वह दौलत की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा था, मीरा उससे दूर होती जा रही थी। एक दिन जब रवि ने एक बड़ा व्यापार सौदा किया, उसे लगा कि अब वह मीरा के लिए खुशियों का खजाना ला सकता है। लेकिन जब उसने मीरा को ये खुशखबरी दी, तो उसने ठंडी प्रतिक्रिया दी। मीरा ने रवि से कहा, रवि, क्या तुम्हारे लिए दौलत अधिक महत्वपूर्ण है या मेरे साथ बिताए गए पल? उसकी इस बात ने रवि को झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मीरा की इस बात का क्या मतलब है। उसे एहसास हुआ कि उसने मीरा के प्यार की कीमत नहीं समझी। वह दौलत की चकाचौंध में मीरा के प्यार को खोता जा रहा था। रवि ने फैसला किया कि वह एक दिन मीरा के साथ बिताने के लिए समय निकालेगा, एक सच्चा प्यार पाने के लिए।
उसे अपने भीतर की आवाज़ सुननी होगी। उसने मीरा को बताया कि वह उसे समझता है, लेकिन वह फिर भी दौलत के पीछे भागता रहा। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसे मीरा की बातें याद आई। उसे एहसास हुआ कि दौलत से खरीदी गई खुशियां केवल क्षणिक होती हैं। असली खुशी और प्यार मीरा में था। वह फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ गया कि प्यार और अपनापन जिसकी तलाश वह इतने सालों से कर रहा था, मीरा में पहले से ही मौजूद था। इस भावनात्मक पल ने रवि को बदल दिया। उसने ठान लिया कि वह मीरा को समझाएगा कि वह अपनी दौलत को छोड़कर उसका प्यार चाहता है। वह मीरा के पास गया और उसने सच्चाई से कहा, मीरा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम्हारा प्यार असली दौलत है जो मैं कभी नहीं खोना चाहता। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि रवि ने अपने दिल की बात समझ ली है। रवि ने उससे अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी दौलत कितनी भी कम क्यों न हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वहां के निवासी अपनी साधारण जीवन शैली में खुश और संतुष्ट रहते थे। इस गांव में एक वृद्ध दंपति गोपाल और सावित्री रहते थे। उनके 4 बच्चे थे जिन्होंने बड़े शहरों में जाकर अपने अपने करियर बना लिए थे। गोपाल और सावित्री ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया था। अब जब वे वृद्ध हो चुके थे तो बच्चों की व्यस्तता के कारण उनसे मिल पाना संभव नहीं हो पाता था। गांव के लोग उन्हें अक्सर अकेले बैठे देखते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि की मुस्कान होती। ये दिवाली का समय था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। सावित्री ने घर को अच्छे से सजाया, लेकिन उनके दिल में एक हल्का सा खालीपन था। इस बार दिवाली पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि उनके बच्चे उनके पास नहीं थे। शाम का समय था। गोपाल दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक मुख्य द्वार पर कुछ हलचल हुई। सावित्री ने जाकर दरवाजा खोला और सामने उनके सभी बच्चे खड़े थे। वे अपने माता पिता को सरप्राइज देने आए थे। इस अप्रत्याशित मुलाकात से सावित्री की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। गोपाल ने भी बच्चों को गले लगाते हुए कहा, आज हमारी दिवाली सच में रोशन हो गई। बच्चों ने भी अपने माता पिता संग समय बिताने के लिए अपनी व्यस्त जीवन शैली से छुट्टी ली थी। इसके बाद सभी ने मिलकर दिवाली की पूजा की, मिठाइयाँ बांटी और बचपन के किस्से सुनाए। उस रात गोपाल और सावित्री को पुनः अपने परिवार के साथ होने का आनंद मिला, जिसके बारे में वे अक्सर सोचा करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन पूर्ण हो गया है और यह सुखद पल उनके जीवन के सारे संघर्षों को सार्थक बना देता है। अंततः उन्होंने महसूस किया कि सुख, शांति और संतोष का असली अर्थ परिवार के साथ बिताए उन अनमोल पलों में छुपा है। इस तरह सूरजपुर के इस घर में दिवाली की रात अंत का सुखद क्षण बनी, जो हमेशा उनकी यादों में एक सुंदर चित्र की तरह बसी रहेगी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले रमेश बाबू अपनी सादगी और नेकदिली के लिए मशहूर थे। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी और अब उनका अधिकतर समय पुराने किस्से कहानियां सुनाने और अपने छोटे से बगीचे में फूल पौधों की देखभाल करने में बीतता था। उनकी पत्नी सुमित्रा कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और बेटा रवि नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया था। अकेलापन उनके जीवन का स्थायी साथी बन गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रमेश बाबू की दिनचर्या सरल थी। सुबह जल्दी उठना, मंदिर जाना, पड़ोस के बच्चों को कहानियां सुनाना और शाम को बगीचे में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाना। मोहल्ले के बच्चे और युवा उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे थे तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वे चौंक गए। सामने उनका बेटा रवि खड़ा था। वर्षों बाद अपने बेटे को देखकर उनकी आंखें छलक पड़ी। रवि के साथ उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा नन्हा आयुष भी था। रवि ने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पापा, मैं अब हमेशा के लिए यही रहने आया हूँ। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। रमेश बाबू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पोते को गोद में उठा लिया और भावुक होकर बोले, यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। अब मेरी आखिरी यात्रा भी सुकून भरी होगी। रवि ने अपनी नौकरी यही भारत में ढूंढ ली और रमेश बाबू के साथ रहने लगा। अब हर सुबह पोता उनके साथ बगीचे में खेलता और शाम को पूरा परिवार साथ में बैठकर पुरानी बातें करता। रमेश बाबू की मुस्कान लौट आई थी। कुछ महीने बाद एक रात वे गहरी नींद में सोते हुए शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गए। उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी, शायद इसलिए क्योंकि उनका अंत एक सुखद क्षण में हुआ था, अपने परिवार के बीच अपनों के प्यार में डूबा हुआ। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चांदनी अपनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी और हवाएं धीमे धीमे पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसा रही थी। पूरे घर में शांति थी, बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ये वही घर था जहां रमेश बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उनके जीवन की आखिरी कुछ सांसें अब धीरे धीरे उनकी आत्मा को मुक्त करने वाली थी, मगर उनके चेहरे पर अपार शांति थी। गांव नगरी में एक बुजुर्ग दंपति गोपाल और उनकी पत्नी सावित्री वर्षों से साथ रहते आ रहे थे।
उनके जीवन का अधिकांश समय खेती बाड़ी और सामाजिक कार्यों में लगा था। अब जब उनकी उम्र ढलान पर थी तो उनका एक ही सपना था, अपनी जिंदगी का शेष समय संतोष के साथ बिताना। रवि के 3 बेटे थे जो नौकरी और शिक्षा के कारण शहरों में जा बसे थे। समय के साथ गांव आने का उनका अवसर भी कम रहा, हालांकि वे अपने माता पिता से नियमित रूप से फोन पर बात कर उनकी कुशलक्षेम पूछते रहते थे। इस बीच गोपाल और सावित्री ने अपना समय गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ बिताना शुरू कर दिया। वे अक्सर मिल बैठकर पुराने दिनों की बातें किया करते थे और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे। एक दिन गोपाल ने महसूस किया कि अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है और उन्हें अपने बच्चों के पास जाकर उनके साथ समय बिताना चाहिए। सावित्री को भी यह विचार पसंद आया। उन्होंने अपने बेटों को पत्र लिखकर अपने इस निर्णय की सूचना दी। पत्र में गोपाल ने लिखा, जिंदगी की संध्या बेला में हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। यदि आप हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। बेटों को जैसे ही यह पत्र मिला वे तुरंत गांव आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता खुश तो हैं, लेकिन अपनी उम्र और कमजोरी के कारण पहले जितने सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने अपने माता पिता को सम्मान और प्रेम के साथ अपने अपने घर ले जाने का प्रस्ताव दिया। गोपाल और सावित्री के लिए यह बहुत संतोषजनक विदाई थी। उन्होंने अपने गाँव के सभी दोस्तों और पड़ोसियों के साथ एक विदाई समारोह का आयोजन किया। उस दिन पूरा गाँव उनके घर एकत्र हुआ। सभी ने मिलकर उनके साथ हंसी मजाक की, गाने गए और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें आदरपूर्वक विदाई ने सभी से कहा, हमारे लिए ये जगह हमेशा खास रहेगी, लेकिन अब समय है कि हम अपने अगले सफर की ओर बढ़ें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। वह दिन विदाई का था, मगर उसमें किसी प्रकार की उदासी नहीं थी। सबने देखा कि वह विदाई संतोष से भरी थी, क्योंकि गोपाल और सावित्री अपने परिवार के साथ रहने जा रहे थे, जहां वे नई यादें बनाने की सोच रहे थे। गर्मी की तीव्र किरणें जैसे ही अस्त होने को थीं, गांव के पुराने विद्यालय की दीवारों पर सुनहरे रंग की छटा बिखर गई। यह विद्यालय सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों, हंसी खुशी और संघर्षों का घर था, जहां अनेक बच्चों ने अपने सपनों की उड़ान भरी थी। आज का दिन विशेष था, क्योंकि आज वे दिन भी करीब थे जब हमारे प्रिय मास्टर जी श्री रामचंद्र अपने अध्यापन के सफर को अलविदा कहने जा रहे थे। श्री रामचंद्र अपने जीवन के लगभग 24 वर्षों को इस विद्यालय में समर्पित कर चुके थे। हर सुबह उनके कदम स्कूल की गलियों में एक नई उमंग और उत्साह लेकर आते थे। उन्होंने बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की सीख भी दी। आज जब वह अंतिम दिन अपने चहेते छात्रों के बीच बिताने जा रहे थे, वातावरण में एक अजीब सी शांति और मधुर उदासी दोनों का समागम था। विद्यालय के प्रांगण में बरगद के विशाल पेड़ की छाया में पुराने छात्र और सहकर्मी धीरे धीरे एकत्र होने लगे। चहचहाते पक्षियों की मधुर ध्वनि और हल्की ठंडी हवा ने मानो प्रकृति भी इस खास पल को गले लगा लिया हो। गोपाल, जो अब एक सफल युवा बन चुका था, यादों के साए में मास्टर जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी, साथ ही थोड़ी सी भावुकता भी। मास्टर जी, गोपाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपके ज्ञान और मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी का हर मोड़ आसान बना दिया। आपकी बातों में वो गहराई थी जो मुझे हर समस्या में समाधान दिखा जाती थी। रमेश बाबू ने अपने बालों में झुर्रियां और आंखों में अनुभव की चमक के साथ उत्तर दिया, बेटा, जीवन में हर व्यक्ति एक दिन आगे बढ़ता है। यह विदाई नहीं, बल्कि नए अध्याय का स्वागत है। याद रखो, ज्ञान तो बस बीज है, जिसे तुम अपने अनुभवों से उगाते रहो। विद्यालय के प्राचार्य ने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। सबने एक वृत्त में बैठकर मास्टर जी के साथ बिताए पलों को याद किया। हर कोई अपनी अपनी यादें साझा कर रहा था। कुछ ने उस पहली कक्षा की बात बताई जहां मास्टर जी ने पहली बार मुस्कान बिखेरी थी, तो कुछ ने उन कठिन दिनों को याद किया जब उनके शब्दों में उम्मीद की किरण थी। छोटे छोटे बच्चे भी उत्सुक आंखों से मास्टर जी की ओर देख रहे थे, मानो वे जानना चाहते थे कि यह अलविदाई वास्तव में क्या संदेश लेकर आती है। उस शांतिपूर्ण वातावरण में मास्टर जी ने कह दिया, मेरे प्यारे छात्रों, यह विदाई एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। मैं आप सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे अपना बनाया है। जब भी आपके जीवन में अंधेरा छाए, मेरी सीख को याद करना, सच्चाई, मेहनत और प्रेम से ही जीवन की असली रोशनी होती है। उनकी आवाज में एक गहरी सच्चाई और प्रेम झलक रहा था, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। हर शब्द में अनुभव की गूढ़ता थी, जो उस पल को और भी यादगार बना रही थी। जैसे जैसे सूर्य अपनी किरणें पीछे छोड़ता जा रहा था, आकाश में सुनहरे रंग का समागम हो रहा था। विद्यालय की पुरानी दीवारों के सामने खड़ा मास्टर जी एक पल के लिए ठहर गए। उनकी नज़र उन सभी छात्रों पर पड़ी जिन्होंने आज उनके साथ आखिरी बार यह विदाई बांटी थी। हर चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जिसमें खुशी भी थी और हल्की उदासी भी, क्योंकि वे जानते थे कि विदाई केवल एक शारीरिक बिछड़न नहीं, बल्कि यादों का एक अमिट संगम है। मेरा यहाँ का सफर यहीं खत्म हो रहा है, उन्होंने धीरे से कहा, पर यादों का बंधन
हमारे बीच हमेशा बना रहेगा। मैं अब एक ऐसे सफर पर निकल रहा हूँ जहाँ हर मोड़ पर सीखने को कुछ नया होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह विदाई भी उसी शांति का प्रतीक है। समय के साथ वह शांतिपूर्ण विदाई एक मधुर याद में परिवर्तित हो गई। विद्यालय का हर कोना, हर दीवार मानो मास्टर जी की कहानियां बयां कर रही थी। छात्रों ने विदाई के उपहार में उन्हें हाथ से लिखे गए कार्ड, फूलों की माला और हृदय से निकली शुभकामनाएं दी। उस शाम की ठंडी हवा में एक गहरी शांति और संतोष व्याप्त था, जैसे प्रकृति भी उनके इस अलविदा होने को सम्मान की नज़र से देख रही हो। इस दिन सभी उपस्थित लोगों ने यह महसूस किया कि जीवन में हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। विदाई का ये शांतिपूर्ण पल हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी प्रियजनों से बिछड़ें, उनके साथ बिताए गए पलों की खुशबू हमेशा हमारे आसपास रहेगी। मास्टर जी की विदाई ने न केवल उन्हें सम्मानित किया, बल्कि सभी में ये संदेश भी छोड़ा कि सच्चे संबंध समय और दूरी की सीमाओं से परे होते हैं। अंत में जब मास्टर जी विद्यालय के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर एक बार और मुस्कुराए, तो उनकी आंखों में वह आत्मविश्वास झलक रहा था जो ये बताता था कि उनके जीवन का यह अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। वे जानते थे कि यह विदाई एक शांतिपूर्ण विदाई है, एक ऐसा विदाई जो न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनकर रहेगी जिन्होंने उनके साथ जीवन के अनमोल पलों को साझा किया। रमेश बाबू जी इस उम्र में भी अपने परिवार के सबसे प्रिय सदस्य थे। 85 वर्ष की आयु में भी उनकी मुस्कान और प्रेम भरी बातें पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती थी। वे जीवन भर एक आदर्श पिता, दादा और मार्गदर्शक रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने परिवार के साथ बहुत सुंदर पल बिताए थे। पोते पोतियों की हंसी, बच्चों की चहल पहल और घर की रसोई में बनते पकवानों की खुशबू, इन सब में उनका संसार बसता था। वे अपने जीवन से संतुष्ट थे और अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश में फैली और दिन का आगाज हुआ। यह एक रोमांचक यात्रा थी जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन की ओर जा रहा था। हमारी गाड़ी ने जब पहाड़ों की ओर बढ़ना शुरू किया तो मन में आशाओं और उत्साह का एक नया संचार हुआ। हर मोड़ पर पृथ्वी के रंगीन नज़ारे सामने आते गए। वृक्षों की हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ियों की ऊंचाइयां हमारी आत्मा को फिर से युवा करना कर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते के बीच में एक छोटा सा गांव आया जहां हम रुके और स्थानीय लोगों के साथ कुछ समय बिताया। उनका गर्मजोशी से स्वागत और उनकी मेहमाननवाजी ने हमारे दिलों को छू लिया। हम आगे बढ़ते गए और अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे। ये शांत और खूबसूरत जगह थी जहां चारों ओर खूबसूरत नज़ारे थे। वहां एक झील थी जिसमें पानी की नजरें खिल रही थी। शाम का समय था और सूर्यास्त के समय झील का दृश्य अद्भुत लग रहा था। यह उस समय की सुकून और शांति को महसूस करने का अवसर था। हमने वहां कुछ दिन बिताए, प्रकृति के साथ समय बिताया, ट्रैकिंग की और अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया। लेकिन जब हमारी वापसी का समय आया तो हमें ये सोचकर कुछ दुख हुआ कि यह यात्रा खत्म हो रही है। लौटते समय हमने अपने अनुभवों को साझा करते हुए हंसी मजाक किया, लेकिन अंत में हम सब ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक जगह का दौरा नहीं थी, बल्कि एक नए अनुभव, नई यादें और जीवन के आनंद का जश्न थी। जैसे ही हम घर की ओर लौटने लगे, मेरे मन में एक विचार आया कि यात्रा का अंतिम पड़ाव हमेशा एक नई शुरुआत होता है। हम सब ने वादा किया कि हम फिर से बाहर निकलेंगे और नई जगहों की खोज करेंगे। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। रात का खाना खाने के बाद वे अपने पुराने आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए थे। पोते पोतियों ने उन्हें शुभरात्रि कहा और उनके कमरे से चले गए। उनके बेटे बहू ने देखा कि वे आराम से लेटे हुए अपनी पसंदीदा धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वे किसी सुखद यात्रा की तैयारी कर रहे हों। एक बात असामान्य नहीं थी कि कोई आया और किसी ने अलविदा कहा, लेकिन जब बात सावित्री की हुई तो पूरे गांव में एक हलचल सी मच गई। सावित्री, जिसने गांव की मिट्टी को अपने अधिकार से उपजाऊ बनाया और पूरे गांव को आत्मनिर्भरता की दिशा में अनेकों उद्योगों से जोड़ दिया। जब सावित्री ने तय किया कि अब उसे शहर जाकर अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ानी है, तो गांव वालों के लिए यह एक खुशी और उदासी का मिश्रण था। सभी ने मिलकर तय किया कि उसके लिए एक खास विदाई समारोह रखा जाएगा। रमेश बाबू ने पंचायत घर को सजाने की व्यवस्था कर दी। चाचा ने कहा कि वो अपने ढोलक लेकर आएंगे ताकि कार्यक्रम का आरंभ उनके ढोलक की थाप से हो सके। गांव की औरतें, जो सुनीता से विशेष लगाव रखती थी, अपने हाथों से मिठाइयां बनाने का प्रस्ताव लेकर आई। सावित्री की मां ने उसके सफर के लिए एक इकट्ठा किया हुआ सामान और उसके कुछ खास बचपन की यादें, जैसे उसकी पहली बनाई पेंटिंग और उसकी लिखी पहली कविता, एक छोटे से बैग में रख दी। कार्यक्रम के दिन पूरा पंचायत घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। गांव के बच्चों ने नन्हे हाथों में दिए थामे हुए स्वागत की लाइन बना दी। कार्यक्रम की शुरुआत मोहन चाचा के ढोलक के साथ हुई। बुजुर्गों ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तुम जहां भी जाओगी
वहाँ उजाला ही फैलाओगी। सुनकर सावित्री की आंखें नम हो गई। सबकी आंखों में सावित्री की कमी का एहसास था, लेकिन उसकी सफलता की कामना सबसे बड़ी थी। सावित्री ने भाषण देना शुरू किया। आप सभी ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाचा और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं जहाँ भी रहूं, इस गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा मेरे साथ रही है और रहेगी। विदाई के इस मौके पर सावित्री ने सभी को वादा किया कि वह हफ्ते में एक बार उन्हें खत लिखेगी और अपनी प्रगति की जानकारी देती रहेगी। विदाई की इस शाम ने गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा भर दी। जैसे ही बस आने का समय हुआ, सावित्री ने सभी को अंतिम बार गले लगाया और कहा, अलविदा। लेकिन यह अलविदा स्थायी नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते में एक नया अध्याय है। बस के जाते ही चाचा ने आंखों में खुशी और गर्व के आंसू लिए कहा, हमारी बेटी बहुत आगे जाएगी। ग्रामवासियों ने भी इस विश्वास के साथ सावित्री को विदा किया कि वह नई ऊंचाइयों को छुएगी और उनके लिए प्रेरणा बनी रहेगी। वह हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी झलकती थी। उसके पिता रमेश बाबू गांव के पोस्टमास्टर थे। मीरा को चिट्ठियों से बहुत लगाव था। जब भी कोई नई चिट्ठी आती, वह उसे ध्यान से देखती और सोचती कि इनमें कितनी भावनाएं छुपी होंगी। एक दिन लकी अपनी दादी के पास बैठा था। दादी ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दिखाई जो उनके पास वर्षों से रखी हुई थी। ये चिट्ठी उसके दादाजी की थी, जो उन्होंने अपनी दादी को लिखी थी जब वे युवा थे। लकी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसमें दादाजी ने अपनी भावनाएं, सपने और संघर्ष के बारे में लिखा था। गुरु के मार्गदर्शन से राज ने अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे गणित में समस्या आने लगी और उसने सोचा कि अब वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। नई दिशाएं। गुरु संतोष जी ने राज को न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे अनुशासन, आत्मनियंत्रण और धैर्य के महत्व का भी ज्ञान दिया। कुछ महीनों के बाद राज ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने दिया है, उसे मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूँ। उसने बच्चों को ढाई बातें समझाई कि कैसे मेहनत और सही मार्गदर्शन से हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। गुरु की एक दिन गुरु रमेश बाबू ने रवि को बुलाया और कहा, तुम अब तैयार हो। तुमने अपने ज्ञान को न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी साझा किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो सीखे हो उसे आगे बढ़ाओ। गुरु की बातें सुनकर राज ने महसूस किया कि वह अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। राज ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, आपके मार्गदर्शन के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। मैं आपकी शिक्षाओं को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। दादाजी ने लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मन भारी है। मैं अपने गांव को छोड़कर शहर जा रहा हूँ, जहां मैं काम करके हमारा भविष्य संवारना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को इस संघर्ष का फल दूंगा। लकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये तो अधूरी चिट्ठी है। दादाजी ने अपनी दादी से बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को पूरा नहीं किया। क्या उनकी मेहनत रंग लाए, या वे अपने सपनों को पूरा करने में असफल रहे? दादाजी की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। उसने ये ठान लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा और अपनी दादी के साथ मिलकर गांव के बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करेगा। लकी ने अपने दादाजी की चिट्ठी को प्रेरणा के तौर पर लिया और अपने जीवन संग्राम में जुट गया। मीरा की मां सुमित्रा बहुत ही कोमल स्वभाव की महिला थी। वह मीरा से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान देखने की चाहत रखती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब मीरा मात्र 10 वर्ष की थी, तब उसकी मां गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सही इलाज न मिलने के कारण वह धीरे धीरे और कमजोर होती गई। मीरा अपनी मां को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी, लेकिन वह खुद बहुत छोटी थी। उसकी मां ने एक दिन उससे कहा, बेटा, अगर कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो मेरी चिट्ठियों को पढ़ लेना, उनमें तुम्हें मेरा प्यार मिलेगा। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब वे बहुत कमजोर हो गईं, तो उन्होंने कांपते हाथों से मीरा के लिए एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, लेकिन नियति ने उन्हें वह चिट्ठी पूरी करने का मौका नहीं दिया। उस रात नीला की मां दुनिया को अलविदा कह गई। मीरा को अपनी मां की मौत पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह हर दिन उनकी लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़ती, लेकिन वह अधूरी चिट्ठी उसे कभी नहीं मिली। मां के जाने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसके पिता भी गहरे दुख में डूब गए। समय बीतता गया। मीरा अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी मां की यादें उसके दिल से कभी नहीं मिट सकी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। वह चाहती थी कि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ताकि किसी की मां सिर्फ पैसे की कमी के कारण दम न तोड़ दे। एक दिन जब वह अपने पुराने सामान को समेट रही थी, तब उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने वह किताब खोली तो उसमें से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी गिरी। जैसे ही उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव के
छोटे से सरकारी स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी बच्चों का विज्ञान मेला आयोजित होने वाला था। यह मेला स्कूल के बच्चों के लिए बहुत खास होता था क्योंकि यहाँ वे अपनी बनाई हुई चीजें दिखा सकते थे, नए नए प्रयोग कर सकते थे और अपनी रचनात्मकता को सबके सामने ला सकते थे। इस साल विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए स्कूल के हर बच्चे को एक अनूठा आविष्कार तैयार करना था। 8वीं कक्षा के दो दोस्त रवि और मीरा ने भी तय किया कि वे कुछ अलग करेंगे, लेकिन क्या? यही सबसे बड़ा सवाल था। रवि के दिमाग में एक रोचक विचार आया। उसने कहा, क्यों न हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जो बिना बिजली के ही पंखा चला सके। रवि ने चौंकते हुए पूछा, बिना बिजली के? ये कैसे संभव है? मीरा सोचने लगी और बोली, अगर हम हवा की ताकत या सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो शायद यह संभव हो सकता है। दो दोस्तों ने मिलकर इस विचार पर काम करना शुरू। अगले कुछ हफ्तों तक वे दो स्कूल की प्रयोगशाला और अपने घरों में दिन रात मेहनत करते रहे। उन्होंने पुराने साइकिल के पहिए, टिन के डिब्बे, कुछ लकड़ी के टुकड़े और प्लास्टिक के पंखे इकट्ठा किए। मीरा ने विज्ञान की किताबों से पवन चक्की और सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। रवि ने अपने दादाजी से पुरानी चीजें जोड़ने और उपकरण बनाने की मदद ली। रवि ने गणित के हिसाब से पंखों का सही आकार निकाला ताकि हवा सही तरीके से गुजरे और पंखा अच्छे से घूम सके। धीरे धीरे उनका मॉडल तैयार होने लगा। उन्होंने एक पवन चक्की बनाई जो हवा की शक्ति से घूमकर पंखे को चला सकती थी। इसके अलावा उन्होंने छोटे सौर पैनल भी लगाए ताकि जब हवा न हो तब सूरज की रोशनी से भी पंखा चल सके। आखिरकार विज्ञान मेले का दिन आ गया। पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल था। हर तरफ बच्चों के बनाए मॉडल लगे हुए थे। किसी ने पानी को साफ करने की मशीन बनाई थी तो किसी ने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। रवि मीरा ने अपना बिजली रहित पंखा मॉडल प्रस्तुत किया। जैसे ही उन्होंने अपने मॉडल को हवा के सामने रखा, पंखा तेजी से घूमने लगा। सभी शिक्षक और जज उनकी सोच और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, यह एक बहुत उपयोगी खोज है। यदि इसे और विकसित किया जाए तो ये गर्मी में बिजली बचाने के लिए एक शानदार समाधान बन सकता है। उनके इस अनोखे आविष्कार को विज्ञान मेले का सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला। दो दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों के लिए उपयोगी हो सकता था। जहां सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलने की आवाज गूंजती थी, वहीं एक लड़का रहता था। रवि का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उसके मन में आसमान छू लेने का एक विशाल सपना था। जब अन्य बच्चे खेतों में काम में व्यस्त होते थे, रवि अक्सर खेत के किनारे बैठकर उस विशाल नीले आकाश की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी उन पंछियों की तरह ऊंचाइयों में उड़ पाता। रवि के विद्यालय में एक नए अध्यापक आए जिनका नाम श्रीमती मीरा था। उन्होंने बच्चों में जिज्ञासा जगाने के लिए विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाई। अर्जुन ने बड़ी उत्सुकता से सुनना शुरू किया। एक दिन अध्यापिका ने उसे एक किताब दी जिसमें एरोडायनेमिक्स और हवाई जहाजों के सिद्धांत समझाए गए थे। किताब के पन्नों में छिपे ज्ञान ने अर्जुन के मन में उसके सपने की नींव और भी मजबूत कर दी। श्रीमती मीरा ने कहा, अर्जुन, अगर तुम सचमुच मेहनत करो और अपने सपने के पीछे दृढ़ता से लग जाओ तो असंभव भी संभव हो सकता है। इन शब्दों ने उसके अंदर एक असीम उत्साह का संचार कर दिया। एक शाम जब गांव में हल्की ठंडक और शांत वातावरण था, गांव के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस दिन एक पुराने जेट से जुड़े व्यक्ति, श्री रमेश बाबू, गांव में आए राजीव, जो अब सेवानिवृत्त पायलट थे, ने बच्चों को अपने अनुभव सुनाए। रवि अपनी पूरी लगन से उनकी बात सुनता रहा। श्री रमेश बाबू ने कहा, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, मेरे भी आसमान को छूने का सपना था, लेकिन मैंने समझा कि उड़ान भरने के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास भी जरूरी हैं। इन शब्दों ने रवि के मन में आग लगा दी। उसे लगा कि अब उसका सपना केवल एक कल्पना नहीं रहा, बल्कि वह हकीकत की ओर एक कदम बढ़ रहा है। हालांकि राह आसान नहीं थी। अर्जुन का परिवार आर्थिक तंगी का सामना करता था। खेतों का काम, परिवार की जिम्मेदारियां और संसाधनों की कमी ने अक्सर उसके सपने के पंखों को झुकने पर मजबूर कर दिया। कई बार उसे ऐसा लगा कि शायद उसका सपना सिर्फ एक दूर की बात है, लेकिन उसके माता पिता, जो हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे, कहते थे, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो हर मुश्किल राह आसान हो जाएगी। इन शब्दों ने उसे निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन स्कूल में बच्चों का विज्ञान मेला आयोजित किया गया। यह अवसर रवि के लिए किसी सपने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। अपने अध्यापिका के मार्गदर्शन में रवि ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हो। उसने सोचा, अगर मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ अनोखा बना सकूं, तो मेरा सपना और भी करीब आ जाएगा। रवि ने कई दिन और रातें मेहनत में गुजार दी। उसने एक छोटा सा मॉडल हवाई जहाज तैयार किया
जिसमें उसने पंखों के डिजाइन, हवा के प्रवाह के सिद्धांत और आधुनिक रिमोट कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया। उसके हाथों में छोटे छोटे उपकरणों और पुराने कचरे के टुकड़ों को उसने एक नई जिंदगी दे दी थी। विज्ञान मेले के दिन जब रवि अपना मॉडल प्रदर्शनी में लेकर आया तो पूरा माहौल उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। बच्चे, शिक्षक और यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। प्रतियोगिता के दौरान रवि ने आत्मविश्वास से अपने मॉडल के काम करने के सिद्धांतों को समझाया। उसने बताया कि कैसे उसके द्वारा तैयार किया गया मॉडल हवाई जहाज हवा में स्थिर रहने के लिए पंखों के आकार और गति का सही संतुलन बनाता है। उसकी स्पष्ट भाषा और सरल उदाहरणों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायक जूरी के सदस्यों ने रवि के नवोन्मेष और मेहनत की भरपूर प्रशंसा की। उस दिन अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे एक प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी मिला। विज्ञान सम्मेलन में रवि ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। वहां उसे देश भर के कई होनहार वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों से मिलने का अवसर मिला। इस सम्मेलन में अर्जुन की मेहनत और उत्साह को मान्यता मिली। विशेषज्ञों ने उसकी समझदारी और रचनात्मक सोच की सराहना की, जिससे उसे आगे बढ़ने के नए अवसर मिले। रवि को एक सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से वह एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में दाखिला ले सका। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों की उड़ान भरने के लिए दृढ़ निश्चय, मेहनत और अनुशासन अनिवार्य हैं। जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हों और निरंतर प्रयास करते रहें तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अपने जुनून और प्रयासों से हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकते हैं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़